वोडाफोन और आइडिया का मर्जर 2018 में हुआ था। तब से लेके अब तक इस कंपनी ने कभी भी प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं किया। वोडाफोन आइडिया पर कुल कर्ज 1.8 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें एजीआर बकाया, डिफर्ड स्पेक्ट्रम चार्ज और बैंक लोन शामिल है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में इस कंपनी को 73,878 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कंपनी पिछले साल से लेके अब तक करीब 5 करोड़ से ज्यादा अपने कस्टमर लूज कर चुकी है। वोडाफोन और आइडिया का नेट वैल्यूएशन नेगेटिव 44,000 करोड़ रुपए है। कंपनी दिवालिया होने की कगार पे है। अगर ये कंपनी डूब जाती है तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। आखिर इस कंपनी को बचाना जरूरी क्यों है, चलिए समझते हैं। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर इतना कर्ज है कि कंपनी को बाजार में रहने के लिए स्ट्रगल कर रही है। हाल ही में भारत सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर को रिलीफ पैकेज दिया है, जिससे कंपनी के लिए चैलेंजेस आसान जरूर हो गए हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया को इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में बने रहने के लिए और सपोर्ट की जरूरत है। अगर तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी खत्म हो जाती है तो इसका असर मौजूदा कर्मचारियों, कस्टमर, लेंडर और यहां तक कि सरकार पर भी वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट पड़ेगा। भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में ड्यूओपोली सेटअप हो जाएगी और इंडस्ट्री में केवल 2 ही मेजर प्लेयर बचेंगे, सुनील भारती की एयरटेल और मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो। वोडाफोन आइडिया के एब्सेंस से ना सिर्फ भारतीय टेलीकॉम मार्केट के बुरे दिन आएंगे, बल्कि एफडीआई यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर का भी भारत के मार्केट से भरोसा उठेगा। अब डिटेल में समझते हैं वोडाफोन आइडिया मर्जर और क्राइसिस को। वोडाफोन यूके की कंपनी है जिसने 2007 में भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में शुरुआत करी थी। वहीं आइडिया आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। आइडिया एक समय में भारत की टॉप टेलीकॉम कंपनी में से एक था। 2018 में इन दोनों कंपनियों का मर्जर हुआ था और कंपनी बनी थी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड यानी VIL। अब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में वोडाफोन की लगभग 45% हिस्सेदारी है, वहीं आइडिया की 27% हिस्सेदारी है। 2016 में रिलायंस जियो लॉन्च हुआ और पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री में प्राइस वॉर शुरू हो गया। जियो के बढ़ते डोमिनेंस को कम करने के लिए वोडाफोन और आइडिया ने मर्जर किया था। रिलायंस जियो की टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री अग्रेसिव थी। पहले 1 साल तक डेटा और वॉइस कॉल पूरी तरीके से फ्री थे, जिससे रिलायंस जियो के कस्टमर तेजी से बढ़े। 1 साल बाद जियो ने बेहद सस्ते डेटा प्लान इंट्रोड्यूस किए, जिससे रिलायंस जियो के कस्टमर रिटेन और नए कस्टमर जोड़ने में कामयाब रहा। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो की इस प्राइस वॉर के कारण दूसरे टेलीकॉम को भी अपने टैरिफ घटाने पड़े। लॉन्च होने के कुछ ही साल बाद जियो, एयरटेल और वोडाफोन को पछाड़ते हुए मार्केट लीडर बन गया। दूसरी ओर जियो के कॉम्पिटिटर्स को गहरा नुकसान हुआ, जिन्होंने जियो की वजह से अपने मार्केट शेयर का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। फैक्ट ये है कि पुराने टेलीकॉम प्लेयर को अपने टैरिफ में कटौती करनी पड़ी, जिससे उनके डेब्ट बढ़ते गए। वोडाफोन और आइडिया का जब मर्जर हुआ था तब VIL देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई थी, जिसके पास करीब 35% मार्केट शेयर था, यानी करीब 43 करोड़ एक्टिव यूजर्स। फिर क्यों वोडाफोन आइडिया मर्ज होने के बाद भी स्ट्रगल करती रही, चलिए उन फैक्टर को समझते हैं। तो उसका फर्स्ट फैक्टर है ह्यूज डेब्ट एंड कंटिन्यूस लॉस। वोडाफोन आइडिया पर बैंकों का 23,000 करोड़ रुपए, एजीआर बकाया 58,000 करोड़ रुपए और 96,300 करोड़ रुपए डेफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट्स है। इस तरीके से कुल 1.8 लाख करोड़ का बकाया है। इसके अलावा कई हजार करोड़ की बैंक गारंटी और बैंक के लोन का ब्याज का भुगतान भी बकाया ही है। रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के मुकाबले वोडाफोन आइडिया का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU भी सबसे कम है। वोडाफोन आइडिया के मर्ज होने के बाद अभी तक कंपनी ने सभी क्वार्टर में लॉस ही शो किए और लॉकडाउन ने तो आग में घी का काम किया है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में वोडाफोन आइडिया को 70,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लॉस हुआ। दूसरा फैक्टर है AGR हर्डल्स। 1999 में गवर्नमेंट ने स्पेक्ट्रम यूज करने के लिए फिक्स लाइसेंस फीस को हटा के रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें टेलीकॉम कंपनी को रेवेन्यू में से फिक्स परसेंटेज गवर्नमेंट को देने होते थे। इसे एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू यानी AGR बोलते हैं। AGR की डेफिनेशन को लेकर गवर्नमेंट और टेलीकॉम कंपनियों के बीच शुरू से ही डिस्प्यूट रहा है। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि AGR में उसी रेवेन्यू को काउंट किया जाए जो टेलीकॉम की कोर सर्विस से अर्न हुआ हो। जैसे टेलीकॉम कंपनी की कोर सर्विस हो गई डेटा और वॉइस कॉलिंग चार्जेस, क्योंकि केवल इन्हीं में से स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल होता है। वहीं गवर्नमेंट का कहना था कि AGR रेवेन्यू में सभी तरह के रेवेन्यू को इंक्लूड किया जाएगा। जैसे कि कोई कंपनी मोबाइल फोन भी बेचती है तो उस रेवेन्यू को भी AGR में ही गिना जाएगा। इस कारण वोडाफोन आइडिया पर AGR का कर्ज 58,000 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि सरकार ने 15 सितंबर को रिलीफ पैकेज में AGR को लेकर बड़ा ऐलान किया। इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। तीसरा फैक्टर है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने यहां तक कि सरकार को अपनी हिस्सेदारी सौंपने की पेशकश भी कर दी। उनका कहना था कि इन्वेस्टर्स कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है। कर्ज इतना है कि कंपटीशन में रहना कंपनी के लिए आसान नहीं है। गवर्नमेंट सपोर्ट के बिना कंपनी दिवालिया हो जाएंगी। हालांकि VIL के शेयरों में कुछ दिनों से सुधार जरूर हुआ है, लेकिन एनालिस्ट
अभी भी इस कंपनी की पोटेंशियल को लेके ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। कई ब्रोकरेज ने कंपनी की स्ट्रेसफुल कंडीशन को देखते हुए टेलीकॉम कंपनियों की शेयरों के लिए सेल रेटिंग बनाए रखी है। रिलीफ पैकेज जो गवर्नमेंट ने दिया है उसको डिटेल में समझते हैं। टेलीकॉम सेक्टर को राहत देने के लिए गवर्नमेंट ने 15 सितंबर को इस सेक्टर के लिए बहुत बड़ा राहत पैकेज जारी किया। दरअसल VIL ही नहीं, भारतीय टेलीकॉम सेक्टर ही वित्तीय संकटों से जूझ रहा है। इसलिए भारत सरकार ने एग्रीगेटेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR की बकाया राशि को चुकाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 4 साल का मोरेटोरियम देने की बात करी है। यानी अगले 4 साल तक टेलीकॉम कंपनियों को AGR बकाया को लेकर मोहलत दे दी गई है। सरकार ने AGR के बकाया और मोहलत के देने के अलावा नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू को भी AGR के दायरे से बाहर कर दिया है। यानी अगर टेलीकॉम कंपनी अपनी कोर सर्विस पर मिलने वाले पैसों के अलावा किसी और जरिए से पैसा कमाती है तो उस पर कंपनी को AGR नहीं देना होगा। साथ ही ब्याज की दरों को लेकर भी राहत दी गई है, जबकि पेनल्टी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। हालांकि बकाया AGR पर किसी भी तरीके की छूट नहीं दी गई है, यानी वोडाफोन आइडिया को पिछले 58,000 करोड़ रुपए तो चुका नहीं होंगे। अब समझते हैं व्हाई वोडाफोन आइडिया मस्ट बी सेव्ड। VIL को बचाना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके कई कारण हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट कारण यह है कि सरकार को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। VIL का ज्यादातर बकाया सरकार का ही है, जो मार्च 2021 तक AGR और स्पेक्ट्रम चार्ज को मिलाकर कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है तो लेंडर्स को भी करीब 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इन बकाया का एक बड़ा हिस्सा सरकार को भी वहन करना होगा, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक SBI VIL का सबसे बड़ा एक्सपोजर है। अगर टेलीकॉम कंपनी डूब जाती है तो SBI समेत कुल 8 बैंकों को भी नुकसान होगा। वोडाफोन आइडिया के निकलने से टेलीकॉम सेक्टर पर भारी इंपैक्ट पड़ेगा। इसके बाद मार्केट में केवल 2 ही मेजर प्लेयर बचेंगे, एयरटेल और रिलायंस जियो, यानी कि कंपटीशन कम हो जाएगा। ज़्यादा कंपटीशन की वजह से लो प्राइसेस, एडवांस टेक्नोलॉजी और क्वालिटी सर्विस जो मिलती है फिर वो नहीं मिल पाएगी। अभी वोडाफोन आइडिया के करीब 27 करोड़ सब्सक्राइबर है। अगर वोडाफोन आइडिया कोलैप्स हो जाता है तो सब्सक्राइबर जियो और एयरटेल पर शिफ्ट होंगे, यानी जियो और एयरटेल को एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, जिस पर इन्वेस्टमेंट भी होगा। फिर टैरिफ्स बढ़ेंगे, अल्टीमेटली बर्डन कस्टमर पर पड़ेगा, यानी मेरे और आप जैसे कस्टमर पर। वोडाफोन आइडिया के हजारों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉय भी बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी भारत में आने के लिए कतराएंगे। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को रेस्क्यू करने के कुछ ऑप्शन जरूर है। अगर आपको जानने हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में उतर रहा है, जहां की मार्केट वैल्यूएशन करीब $1 ट्रिलियन की बताई जा रही है। इसके ऊपर हमारा एक डिटेल वीडियो, उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। मनी मोटिवेशन और स्टार्टअप के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चाओ।